हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। मैं हूं अनुज कामबोज। कल क्लास में हमने पढ़ा था सेल का विद्युत वाहक बल के बारे में और टर्मिनल विभवांतर के बारे में। आज उससे अगला टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है, जो मैं रोज़ करता हूँ। वैसे तो मुझे आशा है कि आपने बिना कहे मेरे से पहले ही कर दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने ये कार्य नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आज है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, आपने वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, पिछली चैप्टर में पढ़ा था कि सेल कहूँ, ये मान लीजिए आप कि जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जो वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, वही होता है आपका सेल का वैद्युत प्रतिरोध। अब बिल्कुल ऐसा ही यहाँ है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम? अब यहाँ बात हो रही है किसकी? सेल की। आप जानते हैं कि प्रतिरोध होता है वैद्युत धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध। अब यहाँ सेल की बात हुई है। अब सेल के अंदर क्या होता है? घोल। तो सेल के घोल में वैद्युत धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध, यानी कि वैद्युत धारा के मार्ग में सेल के अंदर कौन लगा सकता है? घोल लगा सकता है। तो वही कह रहे हैं कि सेल के घोल द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध। ठीक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और आंतरिक प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से। तो इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी कि सेल के घोल द्वारा धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है, एक मिनट आप रुक जाइए। चलिए देखते हैं। आज जो आपका है वो शिवरात्रि का पावन पर्व है, तो इसलिए बाहर बहुत ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो उनकी आवाज़ के कारण कुछ देर के लिए मुझे क्लास रोकनी पड़ी, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात हम कर रहे हैं किसकी? आंतरिक प्रतिरोध की। तो ये आपके समझ में आ गया कि सेल के घोल द्वारा धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और इसे कहाँ से प्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है, अब इस आर की निर्भरता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। और यह टॉपिक आपकी सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। आपका जो चैप्टर है आपका किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ या सरल परिपथ। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करती है, अगर हम कोई भी एक सेल बनाए तो देखिए, ये मैंने एक सेल बना दिया। इस सेल में हमने बताया था कि दो प्लेटें होती है। ठीक है, क्या होती है?
दो प्लेटें, एक किसी घोल में डूबी रहती है जिसका नाम होता है विद्युत अपघट्य। तो इनका अक्षेत्रफल ए है, बीच की दूरी डी है, ठीक है। ये घोल है आपका। तो आपने यहाँ पर कितनी बात देख ली, एक प्लेटों का अक्षेत्रफल देख लिया, एक प्लेटें किस पदार्थ की बनी हुई होंगी, वो होगा आपका जो प्रतिरोध होता है, कौन सा, आंतरिक प्रतिरोध। प्लेटों के जो बीच की दूरी होती है, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, कैसा, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो आपका आर होगा वो अनुक्रमानुपाती किसके होगा, डी के। मतलब यहां से आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर डी का मान बढ़ा तो आर का मान भी बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए अलाभकारी है, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो आर होगा, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देता हूं, आप हिंदी को अपने आप कवर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो प्लेटों के अक्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आंतरिक प्रतिरोध जो आर होगा वो प्लेटों के अक्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि अगर ए का मान बढ़ा तो आर का मान घट जाएगा, और यहां से भी कह सकता हूं कि अगर डी का मान घटा तो आर का मान भी घट जाएगा। यानी कि सेल बनाते समय प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा कम होगी, आर उतना ही कम होगा। प्लेटों का अक्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, आर उतना ही कम होगा। तीसरी बात, जो आर होता है यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों की प्रकृति तथा घोल की प्रकृति, घोल की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब आपका आंतरिक प्रतिरोध एक तो प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करेगा और घोल की प्रकृति पर निर्भर करेगा। नंबर 4, जो आर है वो घोल की सांद्रता, घोल की सांद्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा घोल गाढ़ा होगा उतना ही आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। नंबर 5, एक है आपका उपयोग के समय पर, यानी कि सेल के उपयोग के समय पर। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि सेल जितना ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। पहला आप जानते हैं कि आर जो होगा वो डी के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब डी घटा तो आर घटेगा, डी बढ़ा तो आर बढ़ जाएगा। आर ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ए बढ़ा तो आर घट जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आपका, प्लेटों की प्रकृति है, यानी कि एक तो प्रकृति पर निर्भर करेगा किसकी, प्लेटों की, और दूसरा घोल की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है। तीसरा आपका घोल की सांद्रता पर निर्भर करेगा, और पांचवा सेल के उपयोग के समय पर। मतलब सेल जितना ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये सेल के लिए बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूँ। चलिए, अब इसके बाद हम
जो शुरू करेंगे वो होगा ई वी और स्मॉल आर में संबंध। चलिए अच्छा, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? ई वी तथा स्मॉल आर में संबंध। अब आप इन सबको हिंदी में जानते हैं। ए का मतलब विद्युत वाहक बल, वी का मतलब टर्मिनल विभवांतर और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध। तो चलिए अब हमने एक बात मान ली कि माना एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसके श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर तथा एमीटर को कुंजी के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तथा इस सेल के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर वी को जोड़ा गया है और इतना जो सर्किट है आपका वही क्या है? सेल। बात समझ में आ रही है? मतलब एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा विद्युत वाहक बल E है। इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध R, एमीटर A तथा कुंजी को जोड़ा गया है, कुंजी K को, और इसके समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर V जोड़ा गया है। ठीक है, अब हमारे पास दो बात है। हमें क्या करना है इसमें कि इस विद्युत वाहक बल के कारण मतलब जो सेल की ऊर्जा होगी, ये जो सेल होगा, अगर मैं कहूं कि माना सेल में T सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना है? स्मॉल q है। अब प्रवाहित धारा कितनी होगी? I बराबर Q अपॉन T होगी, और यहां से Q बराबर कितना आ जाएगा? Q बराबर I इंटू टी। ठीक है अपनी बात। अब यदि मैं बात करूं कि जो आवेश Q है, इस आवेश Q को सेल सहित पूरे परिपथ में घूमना है। ठीक है ना? अब इस आवेश Q को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, मतलब आवेश Q को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य W बराबर कितना होगा? अब यहाँ कार्य क्या होगा? विद्युत वाहक बल गुणा आवेश। अब विद्युत वाहक बल E है और आवेश कितना है? Q। Q की वैल्यू आपके पास कितनी है? I इंटू टी, यानी कि E बराबर W बराबर A इंटू आई टी। समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? उसके बाद अब यदि मैं इसी कार्य को दो भागों में बांट लूं कि एक तो सेल अपने अंदर उस आवेश को प्रवाहित करेगा और एक सेल इस बाह्य परिपथ में प्रवाहित करेगा, यानी कि सेल द्वारा उस आवेश को अपने अंदर प्रवाहित करने में किया गया कार्य और बाहर प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही क्या होगा? पूरे सेल सहित परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य के बराबर होगा। तो अब हम इसी को दो भागों में तोड़ लेंगे, तो मैं अलग अलग निकाल दूंगा। पहला, बाह्य प्रतिरोध R में
आवेश Q को प्रवाहित, या उसी की फॉर्म में लिख लीजिए जैसा लिखा है कि आवेश Q को बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना होगा। हमने मान लिया कि W1 है जो बाह्य कार्य है, या आप इसे बाह्य भी लिख सकते हैं हिंदी में, और EXT भी लिख सकते हैं कि W जो एक्सटर्नल होगा, W जो बाह्य होगा वो क्या होगा। अब आप जानते हैं कि आपका जो W होता है, कार्य होता है, वो विभव या विभवांतर गुना आवेश होता है। ठीक है। अब विभव मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि टर्मिनल विभवांतर कितना है, वहां पर V है, आवेश कितना है, Q है, तो V और Q की वैल्यू कितनी है, IT। तो ये आपकी समीकरण सेकंड बन चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट बात, इसी आवेश को इस सेल के घोल में भी प्रवाहित करने में किया जाएगा कार्य। तो चलिए, आवेश Q को सेल के घोल में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, मतलब W आंतरिक इंटरनल कह सकता हूं मैं, कितना। अभी मैंने विभव गुना आवेश बताया है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि विभव पतन और गुना आवेश। यहाँ क्या था आपका, यहाँ भी लिख देता हूं मैं, यहाँ होगा टर्मिनल विभवांतर गुना आवेश। अब टर्मिनल विभवांतर V है, आवेश कितना है, I इंटू टी है, तो समीकरण सेकंड बनी। समझ में आ रही इतनी बात। विभव पतन, अब विभव क्या होता है, धारा गुना प्रतिरोध, V बराबर I इंटू आर। अब चूंकि I इंटू आर होता है तो धारा तो आपकी I ही है, आंतरिक प्रतिरोध कितना है R, चूंकि इसी के कारण विभव पतन होगा, आंतरिक प्रतिरोध के कारण, और आवेश कितना है I इंटू टी है। तो आपका जो बना है I इंटू आई स्क्वायर और R और इंटू टी, तो ये आपके पास क्या बना है, WINT, समीकरण थर्ड। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, आवेश को ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से आपका जो W होगा ये वाला, ये WEXT प्लस WINT होगा। मतलब इसमें आवेश को इसमें प्रवाहित करने में किया हुआ कार्य और इसमें प्रवाहित करने में किया हुआ कार्य होगा, पूरे में प्रवाहित करने में किया हुआ कार्य के, तो वही हम कह रहे हैं कि टोटल अलग अलग के योग के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ कर देता हूँ W आपका कितना है, EIT है, तो लिख लीजिए EIT। WEXT कितना है, VIT है, प्लस WINT कितना है, I स्क्वायर RT। ठीक है इतनी कहानी। चलिए EIT, यहाँ से I इंटू टी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा V, एक I कॉमन तो I R, और T भी कॉमन था तो खाली IR बचा, IT से IT कट हो गया है।
क्या बचा है, E बराबर V प्लस आई इंटू आर। आई आर इधर आकर कहीं का हो जाएगा, माइनस का। तो आपका जो टर्मिनल विभवांतर V होगा वो होगा E माइनस आई आर। ठीक है, यह है V में, E में और स्मॉल r में संबंध। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। चलिए, अच्छा, अब ये आपकी इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। चलिए, अब इसके बाद आपका जो ये सूत्र बना है ये आपको याद रखना है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो ये सूत्र है ये है धारा देते समय, यानी जब सेल धारा देगा, सेल धारा लेते समय, मतलब सेल को जब चार्जिंग करेंगे, क्या करेंगे, चार्जिंग, तब क्या होगा, तब होगा V बराबर E। अब ये जो I है इसकी दिशा बदल जाएगी, क्योंकि विद्युत वाहक बल की जो E होता है उसकी दिशा क्या होती है, सेल के घोर में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होती है, लेकिन जब उसे चार्ज किया जाएगा तो उसी की दिशा हो जाएगी धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, मतलब I के स्थान पर माइनस I, तो ये बन जाएगा V बराबर E प्लस आई आर। बस ये इतनी बात और याद रखनी है नोट के तौर पर। अब यहाँ में क्या करना है, आपका एक हेडिंग और है कि आंतरिक प्रतिरोध R के लिए व्यंजक। ठीक है, अब हमें इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। हम जानते हैं कि यदि टर्मिनल विभवांतर V विद्युत वाहक बल E तथा प्रवाहित धारा I हो, प्रवाहित धारा कितनी हो, स्मॉल I हो, तब आपके पास V बराबर E माइनस आई इंटू आर बना है, ये बना है ना। चलिए, अब आप देख चुके हैं इस चित्र में ये प्लस ए माइनस आर, इसका विद्युत वाहक बल E। यहाँ आपका टर्मिनल विभवांतर V था, प्रतिरोध कितना था, कैपिटल R था, एमीटर जुड़ा हुआ था, एक कुंजी थी। अब यदि इसका टर्मिनल विभवांतर कितना हो V और इसमें प्रवाहित धारा कितनी हो, स्मॉल I हो, तब ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है, R बराबर V अपॉन I। तो यहाँ से V बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू आर। तो V बराबर I इंटू आर रखने पर, तो इसमें आप V बराबर आई आर रख दीजिए, क्या बनेगा, ये V की जगह आपने रखा I इंटू आर, E की जगह रखा E और I इंटू स्मॉल आर। ठीक है, इतनी बात। आप इसको इधर लेकर जाइए, इधर लेकर जाएगा कहाँ का हो जाएगा, प्लस आई आर इधर आकर कहीं का हुआ, प्लस का, बराबर E। इसमें से आप I कॉमन ले लीजिए, R प्लस स्मॉल r बराबर E। तो यहाँ से I बना है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आपको एक तो ये सूत्र याद रखना है, महत्वपूर्ण है, I बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध का। उसके बाद इस I की वैल्यू को आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। कहाँ रखना है, समीकरण फर्स्ट में,
यानी कि I का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट ये है तो क्या बनेगा कि v बराबर e माइनस आई की जगह क्या रखा जाएगा, e अपॉन r प्लस स्मॉल r, और इनटू में कौन है, स्मॉल r। बात समझ में आ गई है। चलिए अब इसमें से आप क्या कीजिए, v बराबर e कॉमन 1 माइनस स्मॉल r बचा और नीचे कैपिटल R प्लस स्मॉल r बचा, ठीक है ना। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, r प्लस स्मॉल r, जब एलसीएम लोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, r प्लस स्मॉल r और माइनस स्मॉल r, ये आपका कट गया। तो आपके पास v बराबर ये बचा इनटू कैपिटल R बचा और R प्लस स्मॉल r बचा, ठीक है। इसको आप इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो ये इधर जाकर R प्लस स्मॉल r हुआ, ये चला गया इधर, e बटे v और इंटू r, ठीक है। r इधर जाकर के एक हुआ माइनस का, तो e बटे v इंटू r माइनस r, r कॉमन ले लीजिए, तो स्मॉल r बराबर r कॉमन e अपॉन v माइनस 1। तो यह है आपका सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमें क्या करना है, इस पर आधारित हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत देर से, आपका टाइम बचाने के लिए हमने क्वेश्चन लिख दिया था कि आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे उस पर एक क्वेश्चन भी आपको करा देंगे, जिससे आपको पता रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए इधर से हिसाब कर देता हूं मैं। अब हमें मेन कार्य करना क्या है, क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसमें कहा गया है कि एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर कितना है, 1.8 है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका I1 की वैल्यू 0.5 एम्पियर है तो इस I1 के लिए टर्मिनल विभवांतर कितना है, लेने पर उसका विभवांतर कितना है, इतना। मतलब टर्मिनल विभवांतर है 1.8 वोल्ट। और जब धारा 1 एम्पियर की होगी, मतलब I2 1 एम्पियर होगा, तो V2 कितना होगा, 1.6 वोल्ट। आशा करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि धारा की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो टर्मिनल विभवांतर की घट जाएगी। और टर्मिनल विभवांतर को मापा किससे जाता है, इसको मापा जाता है वोल्ट मीटर से, ठीक है। चलिए अब आपने सूत्र पढ़ा था V बराबर E माइनस आई आर। अब सबसे पहले आप इस कंडीशन के लिए लगाओगे तो हम कह देंगे कि V1 बराबर E माइनस I1 इंटू आर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने केवल V पर और I पर 1 1 लगाए हैं, E छोड़ दिया और R छोड़ दिया। अब आप प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, सेल आपका एक ही है। अब सेल आपका एक ही है, मतलब इसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। दूसरी कंडीशन में भी सेल वही है, तो ना तो E चेंज हुआ और ना ही स्मॉल r चेंज हुआ, ठीक है ना। चलिए तो V1 बराबर E माइनस I1 R हुआ। V1 कितना है, 1.8। E कितना है, E ही है, निकालना है। I1 कितना है, 0.5 इंटू R, ये समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार क्या कीजिएगा आप, V2 बराबर E माइनस I2 इंटू R में रख दीजिए। V2 कितना है आपके पास,
V2 है 1.6, E2 E आपका E है, I2 है आपके पास 1 एम्पियर, तो 1.0 R, समीकरण सेकंड। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान बन गया, दो समीकरणें बन गई है, बस इनको आपको हल करना है। आप समीकरण फर्स्ट को इसके नीचे लिख लीजिए, 1.8 बराबर E माइनस 0.5 इंटू आर, समीकरण फर्स्ट ये थी। अब इनको हम घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो घटाने पर ये आपका कट चुका है। आपके पास जो ई था, एक प्लस का बना एक माइनस का बना, तो ये आपके पास कट चुके हैं। अब यहाँ से क्या बचा है, 1.6 में से 1.8 घटाएंगे तो माइनस के 0.2 बच जाएगा। यहाँ 1 प्लस का है और 0.5 माइनस का, तो माइनस 0.5 इंटू आर बचेगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस कट, पॉइंट से पॉइंट का, तो 2 बराबर 5R, 5 बटे में, तो R बराबर बन रहा है 2/5, ठीक है, ओम। तो R की वैल्यू कितनी बनी है, 2/5। मतलब मैं कह सकता हूँ अगर भाग दो 5 चौक 20, 0.4 ओम। अब ये R की वैल्यू कहाँ रखोगे, कोई सी भी समीकरण में रख दीजिए। तो R का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या थी, वो ये थी 1.8 बराबर E माइनस I1 की जगह कितना था, I1 की जगह था आपका 0.5 इंटू आर। अब यहाँ पर आपके पास R की वैल्यू आ गई, यहाँ पर रख दीजिए। तो 1.8 E माइनस 0.5 गुना 0.4, इसकी गुना कर दीजिए। 1.8, 5 चौक 20, एक अंक बाद दशमलव यानी कि 2 अंक बाद हुई 1 2, तो यहाँ लग जाएगी 2 अंक बाद, तो एक मिनट कितना बना 0.2, इधर आगा कहीं का हो जाएगा प्लस का ई, तो आपका क्या बना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 2 10 और एक हासिल इधर 2, मतलब ई बराबर हो जाएगा 2.0 वोल्ट। तो इस पर आधारित क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। ये मैंने इसका ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन लिया हो जिससे आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है, शायद 2012 और 2016 और 2019 में भी पूछा गया था। तो आशा करता हूँ कि आज के जितने टॉपिक आपके महत्वपूर्ण पढ़ाए गए वो आपकी समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दे और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखें।